आज का सेशन को शुरू करते हैं। स्पोंडोलाइटिस, आखिर ये स्पोंडोलाइटिस है क्या? स्पोंडोलाइटिस हड्डियों के मसल, जैसे मैंने बताया कि जो हमारी हड्डियां, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो हमारी हड्डियां हैं एक निश्चित दूरी पे टिकी रहे, उसके लिए जो सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, उन टिश्यू के जरिए उस गैप को मेंटेन रखने का काम करते हैं, हड्डियों को मेंटेन रखने का काम करते हैं। अगर उन हड्डियों में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आ जाए, कोई इन्फेक्शन आ जाए, सूजन आ जाए, उन वर्टिब्रा के बीच में जो सूजन आ जाए, है ना, उन मसल्स में सूजन आ जाए, तो उसे बोलेंगे स्पोंडोलाइटिस। जहां भी टिस शब्द का उच्चारण होगा, TIS, टिस, है ना, जहां भी इस शब्द का उच्चारण होगा तो आपको समझना है कि वहां सूजन है और इन्फेक्शन है। उसके बाद वही सूजन जब धीरे धीरे 24 घंटे, 72 घंटे से अधिक समय गुजरने लग जाता है, तो वो धीरे 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 वो इन्फ्लामेशन की तरफ बढ़ने लग जाता है। खास तौर से उसमें क्या होता है, जो वर्टिब्रा है, उन वर्टिब्रा के बीच में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस इन्फ्लामेशन को क्या कहेंगे? स्पोंडिलाइलोसिस, स्पोंडिलोसिस, यानी कि जो वर्टिब्रा में, जो कमर में या स्पाइनल कॉर्ड में, है ना, अगर कहीं पर इन्फ्लामेशन आया, पहले इन्फेक्शन पहले आया, फिर इन्फ्लामेशन आया और वो सिस में परिवर्तन हो गया, यानी कि SIS, टिस जब रहेगा, टिस शब्द जब भी आएगा, जहां भी आएगा, तो हमें समझना है कि वहां सूजन आ चुका है। और जहां पर सिस शब्द का उच्चारण आएगा, SIS, वहां हमें समझना है कि वहां पर जो वर्टिब्रा है वह उसमें सूजन आ चुकी है। ठीक है, यानी कि एनक्लोसिस आ चुका है। एनक्लोसिस क्या हो गया? एनक्लोसिस यानी कठोरता, यानी कि उस मसल्स में कठोरपन आ चुका है, यानी कि कड़कनेस आ चुकी है, तो उसको बोलेंगे स्पोंडोलोसिस, स्पोंडिलोसिस बोलेंगे उसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कड़क हो गया है, इसमें वर्टिब्रा जकड़ जाता है और इसके और इससे उस जगह पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जब दर्द होता है तो एनक्लोसिस का मतलब है जोड़ों का जकड़ जाना, यानी कोई भी जकड़न, जैसे मान लो कोई गर्दन को, कमर को पूरा का पूरा हिला नहीं पा रहा है, जिस यूं कर रहा है तो भयंकर पेन हो रहा है, कमर की मूवमेंट यूं करने, दाएं और बाएं करने जा रहा है, तो उसमें सीवियर पेन हो रहा है ना, या गर्दन को मूवमेंट करने जा रहा है तो वहां पर क्या होगा? जकड़न होगी, यानी कि टाइटपन आ गया, कठोरपन आ गया है, तो सिस हो गया है, सिस, SIS, तो कठोरपन आ गया है उस जगह पर। जब पूरी की पूरी बॉडी को घुमाना पड़ रहा है, यानी कि गर्दन नहीं घूम रहा, पूरी बॉडी को घुमाना पड़ रहा है, तो उस जगह पे सिस आ जाता है, यानी कि कठोरपन आ जाता है, क्योंकि वह इन्फ्लामेशन होकर एक लक्षण जो जोड़ों को डीजेनरेशन में परिवर्तन होने लग जाता है। स्पोंडिलोलाइसिस, जब वर्टिब्रा को कहीं पर टूट जाता है, वर्टिब्रा कहीं टूट जाती है, तो उसको कहते हैं स्पोंडिलोलाइसिस कहा जाता है। यानी कि लाइसिस, लाइसिस का मतलब है टूटना, लाइसिस का मतलब टूटना होता है। अगर हड्डी टूट रही है तो भी लाइसिस कहेंगे, अगर सेल्स टूट रहा है तो भी उसे लाइसिस कहेंगे। लाइसिस का मतलब है किसी चीज का टूटना। ठीक, स्पोंडिलोलिथेसिस, लिथेसिस, जब ऊपर का टूटा हुआ वर्टिब्रा नीचे के मनके पर चढ़ जाता है, यानी कि जो ये मनका है हमारा, ये ऊपर वाला टूटा हुआ जो मनका है, यह चढ़कर ऊपर वाले, नीचे वाले पे चढ़ जाए, तो इसे इसे स्पोंडिलोलिथेसिस कहा जाता है। यह ज़्यादातर स्पाइनल बाइफिडा में होता है, यानी कि स्पिनल
बाइफीडा में ज़्यादातर होता है। स्पाइनल बाइफीडा एक जन्मजात बीमारी है जो उस बच्चे को होता है जिनकी माँ को प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान उस समय फॉलिक एसिड की डिफिशेंसी थी या कमी थी, है ना। तो फॉलिक एसिड की कमी के कारण यह समस्या आती है स्पाइनल बाइफीडा की। उसमें क्या होता है, इस जो हमारी जो वर्टिब्रा है वो मजबूत नहीं हो पाता है और वह टूट के एक नीचे वाले वर्टिब्रा पे चिपक जाता है, चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो था वर्टिब्रा के बारे में कि जब वर्टिब्रा में टिस आ जाता है, स्पॉन्डिलोलाइटिस हो जाता है तो सूजन आ जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है। वही इन्फेक्शन 72 घंटे से अधिक समय गुजरने के बाद वह इन्फ्लामेशन में परिवर्तन हो जाता है और उसका नाम आ जाता है स्पॉन्डिलोसिस। ठीक है, वो क्या के लिए होता है, वो मसल्स कड़क हो जाता है, जो हड्डियों को मूवमेंट देने का काम करता है, जो टिश्यू हड्डियों को मूवमेंट देने का काम करता है, वह मसल्स कड़क हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब लंबे समय बीत जाता है और ज़्यादा लंबे समय बीत जाता है तो वह और गंभीर बीमारी में परिवर्तन हो जाता है, जहाँ पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में परिवर्तन हो जाता है। जितना इन्फेक्शन से और बढ़ेगा तो वह और गंभीर होता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो एक बीमारी होती है हड्डियों से जुड़ी हुई, वो होती है जन्मजात। जन्म के साथ होती है। जिस माँ के गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड की कमी होती है, उन बच्चों में यह बीमारी आती है, जिस बीमारी का नाम है स्पाइनल बाइफीडा। इसमें हड्डियां जो है प्रॉपर ढंग से बन नहीं पाती है और जिसके कारण से वह हड्डियां टूटकर नीचे वाले मनकी के ऊपर जुड़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अन्य बीमारियां भी आती हैं फॉलिक एसिड की कमी के कारण। उसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, एक एक सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग फॉलिक एसिड का पहले एक बारे में बता रहे हैं, स्पाइनल बाइफीडा के बारे में, जो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यानी कि जो सर्वाइकल के मनके हैं, हमारे गर्दन के मनके हैं, सर्वाइकल के मनके में भी सूजन आ जाती है। तो जब सूजन आ जाती है तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। और जब वही 72 घंटे से अधिक समय गुजरता चला जाता है, लंबा समय गुजरता चला जाता है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अभी हमने चर्चा किया कि लाइसिस का मतलब है कड़कपन, कठोरता। ठीक है, यह बीमारी आने पे इस बीमारी पे आने वाली बीमारी है। इसके सबसे पहले वर्टिब्रा के ऊपर जो जोर पकड़ने के कारण सूजन आ जाती है। जो ऊपर का जो जॉइंट है, उन जॉइंट के ऊपर जो मसल्स हैं उन पे सूजन आ जाती है और वहाँ सूजन आने के कारण जिससे कि उसमें स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, यानी कि सूजन आ गया है। वही चीज़ें जैसे मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब 72 घंटे से अधिक समय गुजरता चला जाता है तो वह कठोर यानी कि जकड़न होती चली जाती है, इन्फ्लामेशन में परिवर्तन होने लग जाता है और वह सिस में परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। और कुछ सालों के बाद कुछ झटका या चोट इत्यादि के कारण स्पॉन्डिलोलिसिस हो जाता है। यह स्पाइनल के किसी भी भाग में हो सकता है, लेकिन यह साधारण सर्वाइकल और लंबर भागों में ही पाया जाता है। यह सर्वाइकल के लंबर भागों में ही पाया जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस इन्फ्लामेशन की बीमारी है, अतः इसमें हम लोग एडीआर देना चाहिए। इसमें क्या देना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लामेशन में
हम लोगों को एडीआर देना चाहिए। स्पोंडोलाइसिस न्यूरोथेरेपी में डीजेनरेटिव यह शब्द ही बताते हैं, यानी कि डीजेनरेटिव जब इन्फ्लामेशन यानी कि जब बटी बरा में सूजन आने के कारण वहाँ पर जब स्पोंडोलोसिस हो जाता है तो उसे डीजेनरेटिव डिजीज कहा जाता है। न्यूरोथेरेपी में डीजेनरेटिव यह शब्द ही बताया है कि यह एसिडोसिस की बीमारी है। इस बीमारी का कारण क्या हुआ? शरीर में एसिडोसिस की अधिकता के कारण प्रारंभ काल में ही पेशेंट अपने पास आए और हमने उसे पेन पॉइंटों को जब चेक किया तो हमने देखा अधिकांश पेशेंटों के म्यूकस जीरो में दर्द पाया गया। इससे मरीज के गर्दन में सर्वाइकल के मनकों में बहुत अधिक दर्द होता है। डिजेनरेशन हो जाने पर सर्वाइकल के S5, S8 इत्यादि नर्व में दबाव आते हैं, जिसके कारण से हाथों की कलाइयों एवं उंगलियों में दर्द, सुनपन इत्यादि आ जाती है। कभी कभी चलते चक्कर आते हैं। कुछ लोगों के गर्दन हिलाने पर या बिस्तर पर लेटे हुए भी करवट लेने पर भी चक्कर आ सकते हैं। ऐसे को C5 से लेकर 8 तक C8 के नर्व में दबाव आते हैं, जिसके कारण से कलाइयों में दर्द, हाथों में सुनपन, उंगलियों में सुनपन, कभी कभी चलते चलते चक्कर आना, कुछ लोगों के गर्दन हिलाने पर बिस्तर पर लेटे लेटे करवट लेने से भी चक्कर आ सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर्स इसे क्या है, कॉलर पहनने के लिए कहते हैं। जो गले में एक पट्टा आता है ना, कॉलर, उसे पहनने के लिए कहते हैं उनको। तथा पेन किलर देते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं होता। पेन किलर तो शुरू में 6 से 8 घंटे के लिए राहत देता है, लेकिन गोली का असर निकल जाने पर दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। कुछ महीनों के बाद टैबलेट का असर भी नहीं होता। ऐसे लाखों पेशेंटों पर गुरुजी ने रिसर्च किया और इसको देखा और समझा। उसके बाद इसका जो उपचार गुरुजी ने बताया है, इसका उपचार बताया, क्योंकि अभी हमने बताया कि ऐसे पेशेंटों को एसिडोसिस की समस्या होती है तो इनके म्यूकस जीरो में दर्द होगा। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग 2 एसिड है हमारे पास, एक माइल्ड और एक फुल एसिड फार्मूला सभी को देना आता है, जिसमें 6 ADR दिया जाता है ना। और साथ में ए हैबरिंग, उसमें लास्ट में 6 ADR देने से इसमें उपचार में बहुत लाभ देखा गया है ना। कुछ लोगों को म्यूकस जीरो में दर्द नहीं होता है तथा पता नहीं चलता है। फिर हम उनके अनामिका उंगलियों को चेक करते हैं, अर्थात दोनों हाथों की अनामिका उंगली को, यानी कि जो हमारे हाथ की ये जो लेफ्ट फिंगर वाली जो उंगली है, जिसमें उंगली में अंगूठी पहनाई जाती है, इस अनामिका उंगली को जब हम चेक करते हैं, इनके पहले जोड़ पर, ये दूसरे वाले जो नीचे से पहले जोड़ पर जब चेक करते हैं, एक समान दोनों में ट्विस्ट करते हैं, तो दोनों में अगर दर्द आए तो हम पर्चे पर या पेशेंट को नेचर को समझ जाते हैं कि इनको आरे की समस्या है। अगर किसी के दोनों लेफ्ट और राइट फिंगर में पेन आए तो तुरंत पर्चे पर आरे लिखकर डब्बा बना देना चाहिए, ताकि हमें पता लग जाए कि इन्हें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की समस्या हो चुकी है ना। इससे क्या होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो पॉइंट नहीं देते हैं हम लोग, उन पॉइंटों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। जैसे हमने पिछले हफ्ते इस विषय में चर्चा करी थी कि इस पे चर्चा करी थी हमने कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑर्थराइटिस या सिस में
टिस या सिस में, यानी कि टिस और सिस, जिसमें सिस आ जाता है उसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में परिवर्तन होने लग जाता है। तो उसमें जो भी हम ट्रीटमेंट देंगे वो हम लोगों ने एसिड के बारे में तो चर्चा कर ली, इसके अलावा हम सबको मालूम है कि क्या क्या देना है, मगर क्या नहीं देना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, थाइमस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, थाइमस चेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लिम्फ नोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आरएमपिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके अलावा टोन टी टोन पी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्प्लिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना, इसमें स्प्लिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या नहीं देना है ये इम्पोर्टेंट है, क्या देना है ये तो आपको खुद मालूम है, कि आपको मालूम है कि कोई भी एसिड का पेशेंट है तो उसे हम लोग एसिड ट्रीटमेंट देंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आरए का यानी कि रोमेटाइड ऑर्थोराइटिस का पेशेंट है, आरए का मतलब हो गया रोमेटाइड ऑर्थोराइटिस, है ना, जो भी इन्फ्लामेशन का पेशेंट है उसमें जब हमने चेक किया तो दोनों फिंगर में जब दर्द आया तो उसको क्या करेंगे, 4 मेडुला क्लॉकवाइज T12, आधा मिनट के बाद रमन इंटू 3 ट्रीटमेंट, 3 रमन इंटू 3 ट्रीटमेंट, कितनी देर बाद, आधा मिनट के बाद, कम से कम आधा मिनट, उससे ज़्यादा 1.5 मिनट भी दे सकते हैं, 5 मिनट भी दे सकते हैं, है ना। तो हम कम से कम आधा मिनट का गैप रखते हैं क्योंकि हमें और भी काम करने पड़ते हैं, और भी पेशेंटों को देखना पड़ता है। उसके बाद न्यू स्टार मोटिफाइड ट्रीटमेंट, न्यू स्टार मोटिफाइड ट्रीटमेंट ये क्या करेगा, ये एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करता है ना। ये है न्यू स्टार एसिड ट्रीटमेंट, न्यू स्टार अल्कलाइन ट्रीटमेंट को मिलाकर न्यू स्टार मोटिफाइड ट्रीटमेंट बनाया गया है। इसमें हम लोग नाभि को सेट करते हैं, है ना, इसके अलावा एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं। मगर ध्यान रहे, अगर हम किसी को आरए का पेशेंट है कोई, उसको हम हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ही न्यू स्टार मोटिफाइड ट्रीटमेंट देंगे, रोज नहीं देना है। इसके अलावा उनको मुखा धोती और जॉइंट घिसाई करनी है, जॉइंटों में घिसाई करना है। एक और अच्छा उपचार है, इसका फार्मूले को लिख लीजिए आप लोग। ऐसे पेशेंटों को जब हम यह उपचार देते हैं तो इसमें बहुत लाभ होता है। 8 पेन, 3 गॉल, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो और 6 एडीआर। ये किसको देते हैं, जिनको आरए अर्थात जिनको न्यू स्टार मोटिफाइड ट्रीटमेंट जो देते हैं हम लोग, तो ये हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन देते हैं। जो बाकी का जो गैप बचा है उस गैप में हम लोग 8 पेन, 3 गोल, 8 चेस्ट, 20 राउंड एरो और 6 एडीआर, इसको 4 मेडुला क्लॉकवाइज T12 और आधा मिनट की गैप में 3 रमन इंटू 3 ट्रीटमेंट देने के बाद न्यू स्टार मोटिफाइड ट्रीटमेंट की जगह पर 8 पेन, 3 गोल, 8 चेस्ट, 20 राउंड एरो और 6 एडीआर देते हैं तो उनको बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा मुखा धोती, जॉइंट घिसाई, है ना, ऑर्गन क्लीनर, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, ये बहुत उपयोगी माना जाता है ना। फिर धीरे धीरे जब उनके बॉडी का नेचर ठीक होने लगे, थोड़ा कम होने लगे दर्द, जब उनको हम दबाने लगे, हाथ पैरों को दबाएं तो उनको तकलीफ कम हो या ना हो, तब हम उनको डाइजेशन सिस्टम को ठीक करेंगे। उनके लीवर जीरो और गैस ओनली को चेक करके उनको डाइजेशन पॉइंट के चेक करने के बाद जो भी उनके पेन पॉइंट के दर्द को निकालना है, जैसे यूडीएफ ट्रीटमेंट देकर, जीवन धारा ट्रीटमेंट देकर, लार्ज फोलिक ब्लैक ट्रीटमेंट, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जिन लोगों के लीवर जीरो में दर्द होता है और गैस के पॉइंट में दर्द होता है, उनको हम लोग यूडीएफ ट्रीटमेंट देते हैं। जिन लोगों के लीवर जीरो में दर्द होता है और गैस के पॉइंट में दर्द होता है, उन लोगों को हम लोग जीवन धारा ट्रीटमेंट देते हैं। और लास्ट में जीवन धारा ट्रीटमेंट देने के बाद हम लोग लास्ट में देते हैं लार्ज फोलिक ब्लैक फार्मूला। तो जब लार्ज फोलिक ब्लैक फार्मूला देते हैं तो पेशेंट को कह देना चाहिए कि देखिए अगले दिन आपका काली लैटरिन आएगी तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका टॉक्सिन रिलीज हो रहा है।
टॉक्सिन बॉडी में से निकलकर मल द्वारा निकल जाएगा, मोशन द्वारा निकल जाएगा, इसीलिए वहाँ उसका कलर काला आएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। वो क्यों हुआ? क्योंकि लार्ज फॉलिक ब्लैक फार्मूला जो दिया हमने, देख रहे होंगे आप, ब्लैक नाम आ रहा है इसमें, लार्ज फॉलिक ब्लैक फार्मूला। तो उस लार्ज फॉलिक ब्लैक फार्मूला के चमत्कार के कारण ही ऐसा बॉडी में से टॉक्सिन मल के द्वारा बाहर निकल जा रहा है ना। तो ऐसे कुछ फार्मूलों का इस्तेमाल करके हम लोग आरे जैसे बीमारियों में लाभ ले सकते हैं, अर्थात सिस वाले पेशेंटों में, टिस वाले पेशेंटों में लाभ ले सकते हैं, या आरे वाले रोमेटाइड ऑर्थोराइटिस के पेशेंटों में जो मैंने बताया अभी लास्ट में, उसमें हम लोग देकर उनको लाभ लिया जा सकता है। मनकों या जॉइंटों में डीजनरेशन आता क्यों है? हमारे शरीर में पुनः सेल्स खत्म होते हैं और नए सेल्स बनते हैं। हमारे शरीर में पुराने जो सेल्स हैं वो खत्म होते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। यह कार्य लगातार एक नियमित गति से चलता रहता है, यानी सेल्स बनने की प्रक्रिया को रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन कहते हैं। तो मैंने अभी बताया था लाइसिस यानी कि सेल्स का टूटना, है ना। जो सेल्स पुराने से सेल्स टूटते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, उसे लाइसिस कहा जाता है। और जो नए सेल्स बनते रहते हैं उस प्रक्रिया को रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है। जब यह रीजनरेशन नहीं होता है, यानी कि नए सेल्स नहीं बनते हैं या उनके बनने की गति पुराने सेल्स खत्म होने की गति से कम हो जाए, तभी डीजनरेशन होने लगता है। रीजनरेशन ना होने पर मुख्य कारण यूडीएफ का आना। रीजनरेशन का मुख्य कारण क्या है? यूडीएफ का आना। तो अगर यूडीएफ हो तो सबसे पहले यूडीएफ ट्रीटमेंट ही देना है। ठीक है। ट्रीटमेंट के बाद भी अगर हाथों या उंगलियों का दर्द हो तो उन उंगलियों को इकट्ठा करके भुजाओं पर कंधों के नीचे से लेकर हथेली तक हल्का हल्का घुसा मारना है। हल्का हल्का, इस तरीके से हल्का हल्का घुसा मारते हैं। इस तरीके से हाथों में हल्के हल्के घुसा मारते हैं, जिससे यहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है ना। और वो घिसाई करना, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि भाई मुखाधोती करवाना और घिसाई करवाना, उससे भी निकल जाता है। ठीक है। ट्रीटमेंट के बाद अगर हाथों की उंगलियों में दर्द हो तो उनकी उंगलियों को इकट्ठा करके, अपनी उंगलियों को इकट्ठा करके बाजुओं पर, कंधों पर नीचे से लेकर हथेली तक हल्का हल्का घुसा मारना। इससे मसल्स में तनाव कम होगा, दर्द पूरी ही निकल जाएगी। जरूरत पड़ने पर क्लॉकवाइज देने से भी बहुत लाभ होता है। अर्थात जैसे इस तरीके से क्लॉकवाइज करते हैं, अगर हम नीचे से क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, इससे भी उनको आराम होने लगेगा। डीजनरेशन से बचाव के उपाय। सबसे पहले हमें समझना है कि हमारे शरीर में बोन्स अकेले काम नहीं करते, साथ में उन्हें मसल्स की सहायता चाहिए। जैसे मैंने शुरू में ही बताया, दोनों मिलकर हमारे हलचल, मूवमेंट इत्यादि के कार्यों में ऐसे सहायक हैं जैसे गाड़ी के पहिए। अगर इनमें से एक कमजोर हो जाए तो दूसरे पर वजन पड़ जाता है। और एक बात है कि बोन तभी बोन तभी डिजेनरेट होने लगेंगे जब मसल्स बहुत ही वीक हो जाते हैं। यानी कि जब हमारी जो मसल्स है, जो हड्डियों को रोक के रखती है, वहाँ हड्डियों को रोकने वाली जो टिश्यू है, जो सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं, उन क्या करते हैं, हड्डियों को एक दूरी पर बनाए रखने के लिए उनकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा हड्डी को मूवमेंट करवाने, जैसे ये हाथ को मूवमेंट करवा रहे हैं हम, तो ये हड्डी अपने आप मूवमेंट नहीं करती, ये मसल्स के द्वारा मूवमेंट होते हैं।
ये मसल्स के द्वारा मूवमेंट होते हैं। तो किसने करा? ये मसल्स ने करा। अगर लंबे समय तक मसल्स कमजोर हो जाए, वीक हो जाए, तो डिजेनरेशन और डिजेनरेट होने लग, जब मसल्स बहुत वीक हो जाए कि वे काम नहीं कर पाते, वैसे ही शरीर कई वर्षों तक हमारा साथ देता है, लेकिन जब हद पार हो जाती है तो दर्द इतने बढ़ जाता है कि सहन नहीं होता। दवा दर्द को तो कुछ समय के लिए शायद कम करते होंगे, लेकिन मसल्स की मजबूती को बढ़ा नहीं सकते। पहले तो दर्द कभी कभी या साल में 1-2 बार आते थे, तो उसी समय अगर हम सचेत होकर उन मसल्स को मजबूत करने के लिए कुछ खास एक्सरसाइज करने लगते, तो हम इस दर्द को दोबारा आने से बचा सकते थे। ऊपर के न्यूरोथेरेपी उपचार से रोग नॉर्मली दर्द से मुक्त हो जाता है। यानी कि जो अभी हमने ट्रीटमेंट बताया, यूडीएफ ट्रीटमेंट इत्यादि लक्षणों के आधार पर अगर हम इन ट्रीटमेंटों को देते हैं तो इनसे बॉडी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन बाद में उनको रोज नेक शोल्डर एवं पीठ के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि वह अपने दर्द को, पीठ के मसल्स को मजबूत लचीला बना सके। ऐसा करने से ही वह इस परेशानी से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से पीठ और गर्दन की कई बीमारियों के मुक्त हो सकते हैं। याद रहे, हर एक दिन के ट्रीटमेंट के अंत में नेक घिसाई जरूर करनी है। यानी कि जो भी चीज़ें अभी इस समय तक हमने बात करी सर्वाइकल को लेकर, सर्वाइकल के कई कारणों से लेकर बात करी, तो जितने भी अगर हम किसी को 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1-2 रमन दे रहे हैं, तो ऐसे पेशेंटों को सर्वाइकल से जुड़ा हुआ हो या माइग्रेन से जुड़ा हुआ हो या डिप्रेशन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे पेशेंटों को भी हम लोग 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1-2 रमन देते हैं। स्पाइनल किसी का स्प्लिन अगर सूज जाए, स्प्लिन में अगर सूजन आ जाए, उनको भी 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1-2 रमन देते हैं हम लोग। तो ऐसे पेशेंटों को नेक घिसाई जरूर देना चाहिए। नेक घिसाई से क्या होता है, उसकी जो मसल्स है, जो हमारे मसल्स है, गर्दन में मसल्स है, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और उनकी जो ग्रोथ है बढ़ने की, वो बढ़ता है। सही ढंग से अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो वहाँ पर नए सेल्स बनेंगे, रीजनरेशन होगा। और रीजनरेशन को बनाए रखने के लिए ही यह बातें सारी की गई कि एक्सरसाइज सबको जरूरी है। कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए। घर में अगर है, आप छत में चले जाइए, छत में जाकर सूर्य नमस्कार कीजिए। 20 से 25 बार, 30 बार, 40 बार सूर्य नमस्कार कर लीजिए एक जगह पर। आपको भागा दौड़ी भी करने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य नमस्कार से भी आपकी कैलोरी घटेगी, ऊपर से मसल्स को ऑक्सीजन मिलेगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके घुटनों की कैपेसिटी बढ़ेगी, मसल्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। पिंडली की जो दूसरा हार्ट है हमारा, पिंडली हमारा दूसरा हार्ट है, पिंडली जो है दूसरा हार्ट है, तो उस हार्ट को भी एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जैसे हमने पहले भी चर्चा किया है कि एक हार्ट हमारे लंग्स के पास है लेफ्ट में और एक पिंडलियों में है, जो ऊपर से ब्लड को 120 की स्पीड में फेंकता है, और जो पैर को, पिंडलियों में जो हार्ट है वो 80 की स्पीड में ऊपर को ब्लड को फेंकता है। तो इन दोनों हार्टों का सही रहना जरूरी है, स्वस्थ रहना जरूरी है। ठीक है, तो आज का ये छोटा सा सेशन है। आज हमने हड्डियों के विषय पर बात करी, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी था। स्पॉन्डिलोलाइटिस और सिस और टिस को समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो सिस है और टिस है, इसमें अगर हमें अंतर पता लग गया तो हम फार्मूले को दे सकते हैं और पेशेंट को अधिक से अधिक लाभ दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हमें दिमाग में रखना है। फार्मूला को दिमाग में रखना बड़ी बात नहीं है। अगर आपने पहचान लिया, सिस और टिस को पहचान लिया, उसको तुरंत समझकर उसके अनुसार जब आप सजेशन करेंगे तो उससे उनको लाभ मिलेगा, है ना। जैसे कि अभी बताया मैंने RA, यानी कि देखिए पहले इन्फेक्शन हुआ,
फिर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हुआ, फिर इन्फ्लामेशन हुआ, फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ। चोट लगते ही इन्फेक्शन होता है। अगर चोट लग गया मुझे, चोट लगते ही सबसे पहला इन्फेक्शन होगा, सबसे पहले दिन इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन को 72 घंटे, कम से कम 72 घंटे लगते हैं इन्फ्लामेशन में परिवर्तन होने के लिए। तो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन में परिवर्तन होता है। फिर वही चीज जब लंबा समय गुजर जाता है तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में परिवर्तन हो जाता है। और जब वही चीज और भी लंबे समय तक 6 महीना साल भर तक होता चला गया, और उसी बीच में हमने दवाई खाते रहे, दवाइयों का साइड इफेक्ट, खान पीन का, लाइफ स्टाइल का साइड इफेक्ट जब हो जाता है, तब ये आरे हो जाता है, यानी कि और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। यानी कि फिर हमारा एड्रिनल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड दोनों के दोनों हाइपर हो जाते हैं, दोनों के दोनों हाइपर हो जाते हैं। वो एक दूसरे को नज़रअंदाज करके अपने आप को सब मजबूत करने लग जाते हैं। कौन कौन? एड्रिनल ग्लैंड। जबकि जब इन्फ्लामेशन आता है, इन्फ्लामेशन जब आता है तो इन्फ्लामेशन के दौरान हमारे शरीर में इम्यूनिटी हाइपर हो जाती है और हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो है वो लो काम करने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस जगह पे 6 ADR देकर इम्यूनिटी को दबाते हैं, या फिर 30 मेडुला देकर इम्यूनिटी को दबाने का काम करते हैं। 30 मेडुला प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन भी जो है ये भी इम्यूनिटी को दबाने का काम करता है। 15 लेफ्ट मेडुला, 6 लेफ्ट स्वेट, ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाता है और ये थाइमस ग्लैंड को दबाने का काम करता है। यानी कि जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उन लोगों को अगर हम 15 लेफ्ट मेडुला, 6 लेफ्ट स्वेट देते हैं, तो ये भी 30 मेडुला देते हैं, तो ये भी क्या करेगा, ये दोनों के दोनों थाइमस ग्लैंड को दबाएंगे। इसके अलावा जब एड्रिनल ग्लैंड को उकसाएंगे, 6 ADR देंगे, ये भी हमारे थाइमस ग्लैंड को दबाएगा, है ना। तो जब हम ये छोटी छोटी चीज़ें समझ जाएंगे और इन चीज़ों को समझकर जब हम काम करेंगे तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, है ना। बाकी तो सब गुरु जी के हाथ में है कि गुरु जी की कृपा सब पे बनी रहे और सब लोग मन से न्यूरोथेरेपी की सेवा करें, न्यूरोथेरेपी को देकर लोगों को खूब स्वस्थ लाभ दे और अपने जीवन में तरक्की लाए, है ना। क्योंकि जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपके पास पेशेंट अच्छे आएंगे, और जब पेशेंट अच्छे आएंगे तो आपकी तरक्की होगी, आपके परिवार में खुशहाली आएगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, है ना।